Hello everyone, myself अंजनी पांडे एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। और जैसा कि स्टूडेंट आपको पता होगा कि इस समय निम्बस लर्निंग का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है जिसमें हम लोग माई बेस्ट 2 कन्वेंशनल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और इस माई बेस्ट 2 कन्वेंशनल क्वेश्चन के सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का माई बेस्ट 2 कन्वेंशनल क्वेश्चन। इस एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के माई बेस्ट 2 कन्वेंशनल क्वेश्चन में हम लोग पहला क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो थ्योरेटिकल करेंगे और दूसरा क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप लोग को बेसिकली तो ये पता ही होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को लिखने हैं और मे बी आपको ये भी पता हो कि क्वेश्चन में कौन कौन से डेटा यूज करने हैं, कैसे कंटेंट यूज करने होते हैं। बट हम लोग इस सीरीज में ये देखेंगे कि जब हम लोग थ्योरी या न्यूमेरिकल लिखते हैं तो थ्योरी और न्यूमेरिकल लिखते समय एक कम टाइम में मतलब लिमिटेड टाइम में अच्छा कंटेंट कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो टाइम मैनेजमेंट वाली बात आती है उसको हम लोग इसमें डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज हम कौन सा 2 क्वेश्चन लेके आए हैं और इसी कंटिन्यूशन में हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू। मतलब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में क्या डिफरेंट है। ठीक है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई दें जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना पड़े, 2 प्रॉपर्टी के बीच में डिफरेंट निकालना पड़े, तो आप उसके लिए टेबुलर फॉर्म यूज कर सकते हो। मेरे लिए तो मेरी समझ से तो टेबुलर फॉर्म आपके लिए बेस्ट मेथड होगा अगर कहीं भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़े 2 प्रॉपर्टी के बीच में। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे और पहले तरफ रख देते हैं मार्केट वैल्यू और दूसरे तरफ रख लेते हैं बुक वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले तरफ हम लोग मार्केट वैल्यू नोट कर लेते हैं और दूसरे तरफ हम लोग बुक वैल्यू नोट कर लेते हैं। तो इधर हम लोग नोट कर लेते हैं मार्केट वैल्यू और इधर हम लोग नोट कर लेते हैं बुक वैल्यू। अब आप देखिएगा इन दोनों वैल्यू के बीच में आपको डिफरेंशिएशन करना है, मतलब आपको दोनों वैल्यू के बीच में डिफरेंट बताना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो मार्केट वैल्यू होती है वह वैल्यू परचेजर के द्वारा फिक्स की जाती है। तो नोट कर लेंगे इस पॉइंट को। पहला पॉइंट, द वैल्यू इज फिक्स्ड बाय परचेजर। तो यह वैल्यू परचेजर के द्वारा फिक्स की जाती है। लेकिन अगर मैं बुक वैल्यू की बात करूं तो द वैल्यू इज फिक्स्ड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बाद जो हमें वैल्यू मिलती है वह वैल्यू बुक वैल्यू होती है। तो यहां पे भी नोट करेंगे द वैल्यू इज फिक्स्ड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के बाद की जो वैल्यू होगी उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट ध्यान समझिएगा। एक्चुअली में जो मार्केट वैल्यू होती है ये सभी टाइप के प्रॉपर्टी पे अप्लीकेबल होती है, लेकिन ये जो बुक वैल्यू होती है ये सभी प्रकार के प्रॉपर्टी पे अप्लीकेबल नहीं होती है। मतलब बुक वैल्यू ना तो मेटल्स पे अप्लीकेबल होगी ना तो लैंड पे अप्लीकेबल होगी। तो इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। सेकेंड पॉइंट में दिस वैल्यू इज अप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये जो वैल्यू होती है ये सभी प्रकार के प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल होती है। एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये सभी प्रकार के प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं ये बुक वैल्यू की, तो जो बुक वैल्यू होती है वो मेटल्स और लैंड के केस में एप्लीकेबल नहीं होती है। तो नोट करेंगे दिस वैल्यू is not applicable for some type of
प्रॉपर्टी या ऑल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी लाइक लैंड, मेटल्स एक्सेट्रा। तो ये सभी प्रकार के प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। बुक वैल्यू सभी प्रकार के प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। अब इसी कंटिन्यूशन में नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? तो नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, यहाँ भी एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। तो सिमिलरली एक टेबल बना लिया और इसी कंटिन्यूशन में हाँ, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे हमने रखा है मार्केट वैल्यू, यहाँ पे रखा है हमने मार्केट वैल्यू और यहाँ पे हमने रखा है बुक वैल्यू। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 में देखिएगा, पॉइंट नंबर 3 में क्या हो सकता है। अगर मैं पर्टिकुलर मार्केट वैल्यू की बात करूं तो अब आप देखिएगा जो मार्केट वैल्यू है, जब मार्केट इंक्रीज करता है तो वैल्यू भी इंक्रीज करती है। मतलब जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करेगा वैसे वैसे मार्केट वैल्यू इंक्रीज करेगी, बट ये बुक वैल्यू पर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो नोट करेंगे, दिस वैल्यू may be higher। कब बढ़ेगी वैल्यू? जब प्राइस इंक्रीज करेगा। मे बी हायर ड्यूरिंग द इंक्रीजेज ऑफ प्राइस, ड्यूरिंग द इंक्रीजेज ऑफ प्राइस। तो जब प्राइस बढ़ेगी तो यह वैल्यू इंक्रीज करेगा, बट जो बुक वैल्यू होगी वो प्राइस पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब मार्केट का उतार चढ़ाव कैसा भी हो, बुक वैल्यू पर उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो हम इसको भी नोट कर लेते हैं यहाँ पे, पॉइंट नंबर 3। दिस वैल्यू इज नॉट डिपेंड्स ड्यूरिंग द इंक्रीजेज ऑफ प्राइस, डिपेंड्स अपॉन प्राइस। मतलब यह वैल्यू प्राइस पे डिपेंड नहीं करेगी। मतलब प्राइस से इसका कोई मतलब नहीं है, प्राइस घटता बढ़ता रहे, बट जो बुक वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा। अब जो मार्केट वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू, इसी वैल्यू को हम लोग कंसीडर करते हैं किस समय? जब हमें वैल्यूएशन करना होता है। तो इस पॉइंट को भी नोट करेंगे, दिस वैल्यू इज considerable this value is considerable for valuation लेकिन अब ये जो वैल्यू है इसको वैल्यूएशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाता है। इस पॉइंट को भी मेंशन करेंगे। तो किसके लिए कंसीडर करते हैं? अकाउंट ऑफ कंपनी के लिए। ठीक है, तो नोट करेंगे, इट इज कंसीडर फॉर अकाउंट ऑफ कंपनी। तो जो बुक वैल्यू होगा वो कंसीडरेबल नहीं होगा वैल्यूएशन के लिए। हमेशा वैल्यूएशन के लिए कंसीडरेबल जो वैल्यू होती है वह होती है मार्केट वैल्यू। एक लास्ट पॉइंट हम आप लोगों को और नोट करा रहे हैं, उसको भी नोट कर लेंगे। तो ये जो बुक वैल्यू होती है, और जो मार्केट वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड पे। जितनी ज़्यादा सप्लाई और डिमांड होगी उतनी ज़्यादा मार्केट वैल्यू होगी। लेकिन बुक वैल्यू सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड नहीं करता है। तो नोट करेंगे, दिस इज डिपेंड्स अपॉन सप्लाई एंड डिमांड्स।
तो ये जो वैल्यू होगी सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करेगी, सप्लाई एंड डिमांड्स पे डिपेंड करेगी, डिमांड्स पे डिपेंड करेगी। बट ये जो वैल्यू है ये सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड नहीं करती है, तो नोट करेंगे इट इज नॉट डिपेंड, इट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन सप्लाई एंड डिमांड्स। तो जो बुक वैल्यू होगी ये सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड नहीं करेगी, बट मार्केट वैल्यू सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करेगी। जैसे जैसे सप्लाई और डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे मार्केट वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग इस थ्योरी को करते हैं, ठीक है। ये 10 से 15 नंबर की थ्योरी पूछी जाएगी और इतने पॉइंट इनफ होंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक हम लोग न्यूमेरिकली क्वेश्चन देखते हैं और उसमें क्या पूछ रहा है उस पॉइंट को भी हम लोग कंसीडर करते हैं। तो आप देखिएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल में क्या करते हैं कि यूनिट और कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो यूनिट और कैलकुलेशन को आप लोग कंसीडर करके ही न्यूमेरिकल करिएगा ताकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहे। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए मशीन इज Rs 20,000, वर्क आउट द डेप्रिसिएशन कॉस्ट at the end of 5 years if the salvage value is Rs 2000. Assume life of the machine be 16 years. The percentage rate of annual depreciation for the constant percentage method. तो आपको ये बताना है एक मशीन है उसकी कॉस्ट जो है 20,000 है, वैल्यू जो है 20,000 है और वह मशीन डेप्रिसिएट कर रही है, कंटिन्यू उसमें डेप्रिसिएशन हो रहा है, गिरावट हो रही है। और डेप्रिसिएशन होने के बाद आप क्या देख रहे हो कि 5 साल बाद आपसे पूछ रहा है कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट 5 साल बाद क्या आएगा, मतलब 5 साल बाद मशीन कितनी डेप्रिसिएट हो जाएगी। अगर साल्वेज वैल्यू 2,000 रुपये हो, अब आप ध्यान में रखिएगा साल्वेज वैल्यू तो ऑब्वियसली आपको पता है कि साल्वेज वैल्यू वह वैल्यू होती है जो किसी भी प्रॉपर्टी को विदाउट डिसमेंटल किए हुए मिल जाती है, लेकिन स्क्रैप वैल्यू वह वैल्यू होती है जो डिसमेंटलिंग के बाद मिलती है। लेकिन साल्वेज वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे साल्वेज वैल्यू 2,000 रुपये दिया है और आपको पता है कि जब हम लोग कांस्टेंट परसेंटेज मेथड लगाते हैं तो उसमें हमें डेप्रिसिएशन बहुत आराम से मिल जाता है। एक फार्मूला आपने पढ़ाई है और इनिशियल कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू के बीच में, तो उसको हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। आप देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन में दिया है उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ गिवन डेटा, गिवन डेटा। अब आपको क्या क्या दिया है आप नोट कर लीजिएगा इसमें। सबसे पहले तो आपको मशीन की कॉस्ट दी गई है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, इट इज CI और ये दिया है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। और एक साल्वेज वैल्यू दैट मीन्स आपको मिली है कितना, 2,000 रुपये, तो उसको भी नोट कर लेते हैं CS 2000 RS। अब देखिएगा डेप्रिसिएशन आपसे जो पूछ रहा है वो 5 साल बाद पूछ रहा है, तो डेप्रिसिएशन 5 साल बाद पूछ रहा है, लेकिन लाइफ ऑफ द मशीन दिया है 16 साल, मतलब मशीन चलने वाली है 16 साल लेकिन डेप्रिसिएशन 5 साल बाद ही पूछ रहा है। तो निकाल लेते हैं भाई, N is 5 years and life of machine और ये दिया है आपको 16 years। तो इतने डेटा तो आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो, कैसे कैलकुलेट करना है आप देखिएगा। सबसे पहले आप फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स बुक वैल्यू निकाल लो। बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, FDP, तो FDB आप इसका डिटरमाइन कर लो। और FDP के लिए फार्मूला पढ़ा है 1 - CS अपॉन CI पावर 1/n। तो क्या हो जाएगा 1 - CS अपॉन CI पावर 1/n। इस फार्मूले को लगाएंगे FDB पता चल जाएगा। और FDB क्या पता होता है आपको,
फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो नोट कर लेंगे FDB क्या है, वेयर FDB इज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ बुक वैल्यू। तो निकाल लो भाई फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ बुक वैल्यू, डेटा पुट कर दो फॉर्मूले में, आपको मिल जाएगा। तो नोट करते हैं इसे, ठीक है, नोट करते हैं इसे। अब डेटा यहां पे पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, FDB इक्वल टू, ये CS है तो यहां पे आप रख दो 2000, और CI है तो यहां पे आप रख दो 20,000। तो रख दो इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई CS अपॉन CI डिवाइडेड बाई 20,000 पावर बाई 1/n। अब यहां से आप एक काम करो, इसकी FDB निकाल लो। तो इसकी FDB कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट कर लो इसे। तो कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 0.8660, दैट मीन्स 0.134। ये आ गई इसकी FDB बुक वैल्यू, डेप्रिसिएटेड बुक वैल्यू। अब आपको क्या करना है, अब डेप्रिसिएशन आफ्टर n ईयर निकालना है। तो निकाल लेते हैं भाई, क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आफ्टर x ईयर। और कितने साल बाद आपसे डेप्रिसिएशन पूछा है, 5 साल बाद। तो नोट कर लेते हैं CI क्या होता है फार्मूला, CI और ब्रैकेट में 1 माइनस FDB पावर x, ब्रैकेट में 1 माइनस FDB टू द पावर x। x क्या है, नंबर ऑफ ईयर। तो क्या आ जाएगा, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, CI दिया है और CI कितना है आपके पास 20,000। इनिशियल कॉस्ट कितनी है 20,000 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस FDB अभी निकाला है, कितना है 0.134 टू द पावर x, x पावर मतलब 5। अगर इसे इजी कर लेंगे तो टोटल वैल्यू जो आएगी 5 साल बाद, जो टोटल वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 9741। तो नोट कर लेते हैं इसे इजी कर लेना। तो ये आ जाएगा 9741.35 RS। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ये वैल्यू कौन सी वैल्यू आई है, ये 5 साल के बाद डेप्रिसिएटेड वैल्यू आई है। मतलब मशीन की इनिशियल कॉस्ट कितनी थी, तो मशीन की इनिशियल कॉस्ट थी 20,000 रुपये। मशीन कितने साल चलने वाली थी, मशीन चलने वाली थी 16 साल। 5 साल के बाद मशीन कितना डेप्रिसिएट हो गई, तो 5 साल के बाद मशीन डेप्रिसिएट हो गई 9,741 रुपये 35 पैसे। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन सिमिलरली मैं आप लोगों के लिए आया हूं और ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको करके देखिएगा और टेलीग्राम ग्रुप पे और हमारे ऑफिशियल इंजीनियर्स एकेडमी ग्रुप में आप शेयर कीजिएगा अपनी कॉपी, ताकि हम उसको इवेल्युएट करके आपको बता सके कि इसमें आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो और इसको और अच्छा कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए है, ये क्वेश्चंस आप लोग करिएगा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। व्हाट इज एनालिसिस ऑफ रेट्स एंड हाउ इज दिस टू बी प्रिपेयर्ड, मतलब रेट एनालिसिस क्या होता है और रेट एनालिसिस कैसे प्रिपेयर्ड करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और इंजीनियर्स एकेडमी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.